नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक काफ़ी ज़रूरी नोटिफिकेशन पर बात करने वाले हैं। कैनरा बैंक, आप जानते ही हैं, देश के बड़े सरकारी बैंकों में से एक है। तो उन्होंने 2025-26 के लिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं और सीटें कम नहीं है, पूरी 3500। ये बहुत बड़ा नंबर है ना? हाँ बिल्कुल, 3500 सीटें काफ़ी मायने रखती हैं। हमारे पास कैनरा बैंक की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसका रेफरेंस नंबर है CBRAT 2025। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस नोटिफिकेशन को ठीक से समझें। मतलब ये मौका असल में है क्या? सिर्फ एक ट्रेनिंग है या नौकरी की तरफ पहला कदम? किसके लिए है ये? और इसमें कोई छुपी हुई बात तो नहीं? चलिए खोलते हैं इसे। बिल्कुल। और देखिए, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो भर्ती है ये अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत है। ये शब्द अप्रेंटिस ये यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग इसे सीधी भर्ती समझ लेते हैं। उत्तराखंड की सबसे तेजी से उभरती रोजगार समाचार सेवा में आपका स्वागत है। सभी तरह की प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट rozgarforyou.com पर विजिट करते रहें। हम सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। पर ये वो नहीं है, ये बेसिकली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। स्किल डेवलपमेंट पर फोकस रहता है इसमें। तो नोटिफिकेशन को बारीकी से पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि शर्तें काफी स्पेसिफिक होती हैं। अच्छा, तो अप्रेंटिस मतलब ये परमानेंट बैंक जॉब जैसा नहीं हुआ, ये एक्ट के तहत एक ट्रेनिंग हुई। और जैसा आपने कहा, 3500 सीटें हैं पूरे देश में फैली हुई। यहाँ एक बहुत ही जरूरी पहला स्टेप है। अप्लाई करने से भी पहले कैंडिडेट्स को नैट्स यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के पोर्टल पे www.nats.education.gov.in रजिस्टर करना होगा। और सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं, उनकी प्रोफाइल उस पोर्टल पे 100% पूरी होनी चाहिए। 100%, तभी वो बैंक में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। हाँ, ये नैट्स पोर्टल वाला स्टेप दिखाता है कि ये पूरी प्रक्रिया सरकार की जो अप्रेंटिसशिप स्कीम है उससे जुड़ी हुई है। नैट्स एक तरह का सेंट्रल प्लेटफॉर्म है इन ट्रेनिंग्स के लिए। और वो 100% प्रोफाइल का मतलब शायद यही है कि नैट्स को जो भी डिटेल्स, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सब पहले वहाँ अपलोड करने होंगे। और जैसा हमने कहा, ये एक्ट स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करता है, परमानेंट नौकरी की गारंटी नहीं देता। ये बात नोटिफिकेशन में भी साफ साफ लिखी है। ठीक है, तारीखें भी देख लेते हैं। अगर किसी ने नैट्स पोर्टल पर पहले से रजिस्टर नहीं किया है तो वो 22 सितंबर 2025 से शुरू कर सकते हैं। और कैनरा बैंक की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करने का टाइम है 23 सितंबर 2025 से 12 अक्टूबर 2025 तक। दोनों दिन शामिल हैं। तो टाइमलाइन भी क्लियर है, नैट्स पहले फिर बैंक की वेबसाइट। ओके, तो अब आते हैं मुद्दे पर। कौन अप्लाई कर सकता है? एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहले उम्र। 1 सितंबर 2025 को कम से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा 28 साल। ठीक है, यानी कैंडिडेट का जन्म 1 सितंबर 1997 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 सितंबर 2005 के बाद का भी नहीं। ठीक है, 20 से 28 साल स्टैंडर्ड एज ग्रुप है काफी भर्तियों के लिए। हाँ, और इसमें कुछ छूट भी है अपर एज लिमिट में। SC/ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल, और जो PWD कैंडिडेट्स हैं, मतलब बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले, उनके लिए 10 साल की छूट है। इसके अलावा विडोज, डिवोर्स्ड विमेन और लीगली सेपरेटेड विमेन जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की, उनके लिए भी रिलैक्सेशन है। जनरल EWS में 35 साल तक, OBC में 38 तक और SC/ST में 40 साल तक अप्लाई कर सकती हैं। और हाँ, 1984 के दंगों से प्रभावित लोगों के लिए भी 5 साल की छूट है। अच्छा खासा रिलैक्सेशन दिया गया है अलग अलग कैटेगरीज के लिए, ये अच्छी बात है। अब आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर। किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या उसके बराबर कोई क्वालिफिकेशन। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लॉज है। आपकी ग्रेजुएशन 1 जनवरी 2022 से पहले पूरी नहीं होनी चाहिए और 1 सितंबर 2025 के बाद भी पूरी नहीं होनी चाहिए। मतलब इसके बीच में ही पूरी हुई हो। ओह, ये बहुत स्पेसिफिक है। 1 जनवरी 2022 से 1 सितंबर 2025 के बीच। इसका मतलब बैंक बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स को टारगेट कर रहा है जिन्होंने हाल ही में अपनी डिग्री पूरी की है। हाँ, लगता तो यही है। एक और शर्त है, लोकल लैंग्वेज की नॉलेज। अगर कैंडिडेट के 10th या 12th के सर्टिफिकेट से ये प्रूव नहीं होता कि उन्होंने जिस स्टेट के लिए अप्लाई किया है वहां की लोकल लैंग्वेज पढ़ी है, तो उन्हें एक लैंग्वेज टेस्ट देना होगा। ये टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे होगा।
और अगर इसमें फेल हो गए तो अप्रेंटिसशिप नहीं मिलेगी। लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये बैंकिंग में अक्सर जरूरी होता है कस्टमर इंटरेक्शन के लिए। और आखिर में मेडिकली फिट होना भी जरूरी है बैंक के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। हाँ, और वो जो ग्रेजुएशन डेट वाली कंडीशन थी वो काफ़ी कुछ बताती है। जैसे नोटिफिकेशन में ये भी साफ लिखा है कि अगर किसी ने पहले कहीं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की है या ग्रेजुएशन के बाद 1 साल या उससे ज़्यादा का जॉब एक्सपीरियंस है तो वो एलिजिबल नहीं है। अच्छा, तो एक्सपीरियंस वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते? जी, और एक्स सर्विसमैन भी इस पर्टिकुलर अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी है कि उनके पास वैलिड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट हो, वो भी सरकार के बताए फॉर्मेट में। और याद रखिए, हर चीज़ के लिए उम्र, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस कट ऑफ डेट 1 सितंबर 2025 ही है। समझ गया। अब बात करते हैं सीटों के बंटवारे की। कुल 3,500 सीटें हैं। हालांकि बैंक ने यह भी कहा है कि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सीटें अलग अलग राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में हैं। जैसे कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हैं 591 सीटें, वहाँ की लोकल लैंग्वेज कन्नड़ है। फिर उत्तर प्रदेश में 410 सीटें हैं जहां हिंदी या उर्दू चाहिए। तमिलनाडु में 394 तमिल, महाराष्ट्र में 201 मराठी, और ऐसे ही बाकी स्टेट्स में भी। हर स्टेट की सीटों को फिर कैटेगरीज में बांटा गया है, SC, ST, OBC, EWS और अनरिजर्व्ड UR। और साथ में PWD कैंडिडेट्स के लिए भी सब कैटेगरीज में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। हाँ, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन PWBD के लिए होता है। मतलब PWBD कैंडिडेट्स को उनकी अपनी सोशल कैटेगरी जैसे SC, ST, OBC जनरल के अंदर ही सीट मिलती है, कुल सीटों के ऊपर अलग से नहीं। और बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब है कम से कम 40% डिसेबिलिटी, जिसका सर्टिफिकेट प्रॉपर अथॉरिटी से चाहिए होगा। और उम्मीदवार सिर्फ एक ही राज्य के लिए अप्लाई कर सकता है ना? बिल्कुल, सिर्फ एक राज्य। हाँ, फॉर्म भरते समय उस राज्य के अंदर आप अपनी पसंद के जिलों का प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन फाइनल अलॉटमेंट बैंक की जरूरत और उस जिले में सीट अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। और EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का क्या क्राइटेरिया है? EWS के लिए भी नियम साफ हैं। मेन क्राइटेरिया है कि परिवार की सालाना इनकम 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। साथ ही कुछ प्रॉपर्टी के नियम भी हैं, जैसे 5 एकड़ से ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड ना हो, 1000 स्क्वायर फीट से बड़ा रेजिडेंशियल फ्लैट ना हो, वगैरह। ये नोटिफिकेशन में डिटेल में दिया है। एक बात और है, नोटिफिकेशन में लिखा है कि EWS की सीटें अभी टेम्पररी हैं और सरकार के आगे के निर्देशों या किसी कोर्ट केस के फैसले के अधीन है। तो ये रिजर्वेशन पॉलिसी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। कैंडिडेट्स को अपनी कैटेगरी के हिसाब से सब चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए किसी का सिलेक्शन हो गया, तो फिर ये 12 महीने की ट्रेनिंग में होगा क्या? ड्यूरेशन तो 12 महीने फिक्स है। ट्रेनिंग होगी ऑन द जॉब, मतलब बैंक की चुनी हुई ब्रांचेस में काम करते हुए सीखना, OJT जाके कहते हैं। और ये बात फिर से, अप्रेंटिस जो हैं वो बैंक के एम्प्लॉय नहीं माने जाएंगे। ये बहुत क्लियर लिखा है। उन्हें वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो परमानेंट स्टाफ को मिलते हैं, जैसे PF, ग्रेच्युटी वगैरह। हाँ, ये अप्रेंटिस वर्सेस एम्प्लॉय का फर्क समझना बहुत जरूरी है। कोई PF नहीं, कोई ESI नहीं, कोई बोनस नहीं। और स्टाइपेंड, वो कितना मिलेगा? स्टाइपेंड है 15,000 रुपए प्रति माह। इसमें भी एक पिंच है, 10,500 बैंक देगा और 4,500 रुपए भारत सरकार की तरफ से DBT मोड से सीधा अप्रेंटिस के अकाउंट में आएंगे। अच्छा, तो 10,500 प्लस 4,500, टोटल 15,000। इसके अलावा और कोई अलाउंस या बेनिफिट नहीं है? काम के घंटे वो बैंक के क्लर्क स्टाफ के जैसे ही होंगे। ओवर टाइम नॉर्मली अलाउड नहीं है, बहुत स्पेशल केस में ही परमिशन मिल सकती है। छुट्टियों का क्या है? हर महीने की ट्रेनिंग पूरी होने पर एक कैजुअल लीव मिलेगी, यानी साल में कुल 12 CL। एक बार में ज्यादा से ज्यादा 4 CL ले सकते हैं, और जिस ब्रांच में ट्रेनिंग है वहाँ जो छुट्टियां होती हैं वो भी मिलेंगी। और सबसे जरूरी बात जो नोटिफिकेशन में बार बार कही गई है, बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो ट्रेनिंग के बाद रेगुलर नौकरी दे। ये पूरी तरह से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ट्रेनिंग पूरी होने पर NATS और बैंक मिलकर एक जॉइंट सर्टिफिकेट देंगे। कंडक्ट रूल्स भी हैं, कोई गड़बड़ की तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है, और अप्रेंटिस किसी यूनियन वगैरह में शामिल नहीं हो सकते। और वेटिंग लिस्ट का क्या है? हाँ, एक वेटिंग लिस्ट बनेगी स्टेट और कैटेगरी वाइज, जो रिजल्ट आने के 1 साल तक वैलिड रहेगी। इसका यूज सिर्फ उन सीटों को भरने के लिए होगा जहां सिलेक्टेड कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते, और वो भी सिर्फ एक बार। ओके,
तो ये तो हुई ट्रेनिंग की डिटेल्स। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। ये कैसे होगा, ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। 2 मेन स्टेप्स हैं। पहला, जैसा हमने पहले बताया, नैट्स पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल 100% कंप्लीट करना। वहां से एक एनरोलमेंट आईडी मिलेगी। दूसरा स्टेप, उस नैट्स आईडी का इस्तेमाल करके कैनरा बैंक की वेबसाइट पर करियर सेक्शन में रिक्रूटमेंट लिंक पर 23 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच ऑनलाइन अप्लाई करना। ठीक है, ये प्रोसेस तो क्लियर है। नैट्स बैंक वेबसाइट। अब सबसे सरप्राइजिंग बात, सिलेक्शन का बेसिस क्या है? यहाँ ग्रेजुएशन के मार्क्स का कोई रोल नहीं है। क्या बात करें, तो फिर सिलेक्शन पूरी तरह से 12वीं क्लास, HSC 10+2 या उसके बराबर के डिप्लोमा एग्जाम में मिले मार्क्स या परसेंटेज के आधार पर होगा। स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसमें कैंडिडेट्स को उनके 12वीं या डिप्लोमा के मार्क्स के घटते क्रम में रखा जाएगा। ये तो बिल्कुल अलग है। मतलब ग्रेजुएशन में कितने भी परसेंटेज हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 12वीं के मार्क्स। हाँ, और अगर 2 कैंडिडेट्स के 12वीं के मार्क्स बिल्कुल सेम हैं, तो जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसे मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। अच्छा, एज टाइप ब्रेकर है। और मिनिमम मार्क्स भी चाहिए 12वीं डिप्लोमा में। जनरल EWS के लिए 60% और SC ST PWD के लिए 55%। और परसेंटेज में डेसिमल के बाद के नंबर काउंट नहीं होंगे। मतलब 59.99% को 60% से कम ही माना जाएगा। ये पॉइंट नोट करने वाला है। 59.99% इज लेस देन 60%। हाँ, और जिनका रिजल्ट CGPA या ग्रेड में है, उन्हें अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट लाना होगा जिसमें ग्रेड को परसेंटेज में बदलने का फॉर्मूला लिखा हो। तो ये वाकई में बड़ा पॉइंट है कि सिलेक्शन 12वीं के मार्क्स पर है। इसका मतलब है कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय 12वीं या डिप्लोमा के मार्क्स बिल्कुल सही डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहली मेरिट लिस्ट तो उसी पे बनेगी। हाँ, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो गई, और फाइनल सिलेक्शन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लोकल लैंग्वेज टेस्ट अगर लागू हुआ तो, और मेडिकल फिटनेस पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं कि बैंक के पोर्टल पर अप्लाई करने का तरीका क्या है। फीस की बात पहले। जनरल, OBC और EWS के लिए 500 रुपए, और SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। ये नॉन रिफंडेबल है और सिर्फ ऑनलाइन देनी है। फॉर्म भरने से पहले कुछ चीजें तैयार रखनी है। एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, और स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स, फोटो, सिग्नेचर काली स्याही से, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन काली या नीली स्याही, और एक हाथ से लिखी हुई डिक्लेरेशन काली स्याही। इन सबके साइज और फॉर्मेट की डिटेल्स नोटिफिकेशन में है, वो ध्यान से देखनी होंगी। जैसे फोटो 20-50 KB, सिग्नेचर 10-20 KB वगैरह। हाँ, और वो जो हाथ से लिखने वाली डिक्लेरेशन है, उसका टेक्स्ट इंग्लिश में दिया है। I, यहाँ अपना नाम, hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. ये कैंडिडेट को खुद अपनी हैंडराइटिंग में इंग्लिश में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में नहीं। ओके, ये डिक्लेरेशन खुद लिखना है, कैपिटल में नहीं। ठीक है। प्रोसेस सिंपल है। वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट लिंक, न्यू रजिस्ट्रेशन, बेसिक इन्फो भरें, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा, उसे नोट करने, फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, डिक्लेरेशन अपलोड करें, डिटेल्स वेरीफाई करें, चाहे तो सेव एंड नेक्स्ट करें, सब ठीक लगे तो फाइनल सबमिट करें, फीस पे करें, एप्लीकेशन फॉर्म और ई-रसीद का प्रिंट आउट लें। हाँ, नोटिफिकेशन में बार बार कहा गया है कि फाइनल सबमिट से पहले सब कुछ डबल चेक कर लें, क्योंकि बाद में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, ये स्कैनिंग वाली डिटेल्स बहुत जरूरी हैं। साइज, फॉर्मेट, क्लैरिटी सब। सिग्नेचर कैपिटल में नहीं होने चाहिए। डिक्लेरेशन खुद ही लिखें, और ऑनलाइन पेमेंट करते समय भी ध्यान रखें सर्वर का रिस्पॉन्स आने दें, रिफ्रेश या बैक बटन ना दबाएं। ई-रिसीट जरूर सेव करें, और एप्लीकेशन प्रिंटआउट और लॉगिन डिटेल्स तो संभाल के रखनी ही है। बिल्कुल। और आखिर में जब सिलेक्शन के बाद ज्वाइनिंग का टाइम आएगा तो कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी दोनों? ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, 10th का सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार, पैन, वोटर ID वगैरह, 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक की सारी मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स, कास्ट, EWS PWD सर्टिफिकेट सही फॉर्मेट में, 1984 दंगा प्रभावित सर्टिफिकेट अगर लागू हो, और बाकी जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हों। ये लिस्ट लंबी है, तो बेहतर है कि कैंडिडेट्स पहले से ही सब तैयार रखें, क्योंकि अगर ज्वाइनिंग के टाइम कोई जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए तो कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। हाँ, और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस भी हैं। फॉर्म में सही जानकारी दें। बैंक कभी भी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है अगर जानकारी गलत निकली। कोई क्रिमिनल केस है तो बताएं। अपडेट्स के लिए सिर्फ बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट www.canarabank.bank.in देखें। कम्युनिकेशन ईमेल पर होगा।
अपना लुक ना बदलें, हाल की फोटो रखें और बैंक का फैसला फाइनल होगा। और जैसा आपने कहा, किसी भी जानकारी के लिए सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट, सोशल मीडिया या कहीं और भरोसा ना करें। और हाँ, वो कैनवसिंग वाली बात, किसी भी तरह की सिफारिश या प्रेशर डालने की कोशिश की तो सीधे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और जुरिस्डिक्शन बैंगलोर कोर्ट्स का रहेगा। तो चलिए अब इसे सम अप करते हैं। क्या है ये पूरा मामला? कैनरा बैंक में 3500 ग्रेजुएट अप्रेंटिस की सीटें, 12 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, स्टाइपेंड मिलेगा 15,000 रुपए महीना। पहले नैट्स पोर्टल पर रजिस्टर करना है, फिर 23 सितंबर से 12 अक्टूबर 2025 तक बैंक की वेबसाइट पर अप्लाई करना है। और सबसे बड़ी, शायद चौंकाने वाली बात, सिलेक्शन ग्रेजुएशन के नहीं बल्कि 12वीं या डिप्लोमा के मार्क्स के बेस पर होगा। तो इस सब का मतलब क्या है? बेसिकली ये फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए बैंकिंग सेक्टर में पैर जमाने का, एक्सपीरियंस लेने का एक मौका है अप्रेंटिस एक्ट के फ्रेमवर्क में। लेकिन ये परमानेंट नौकरी की गारंटी बिल्कुल नहीं है। हाँ बिल्कुल, और यहीं से एक सोचने वाला सवाल भी उठता है। अगर ये सिर्फ एक ट्रेनिंग है, नौकरी पक्की नहीं है, तो एक कैंडिडेट को इन 12 महीनों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? उन्हें किन स्किल्स पर फोकस करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए जिससे आगे चलकर उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, चाहे वो बैंकिंग में हो या किसी और सेक्टर में? किसी भी एप्लीकेशन प्रोसेस में ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना और समझना, ये बहुत कीमती है। ये अवसर सिर्फ अप्लाई करने का नहीं बल्कि ये सोचने का भी है कि इस तरह की स्पेसिफिक ट्रेनिंग का स्ट्रेटेजिकली फायदा कैसे उठाया जाए। हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि इस समय हम कोई प्लेसमेंट एजेंसी नहीं हैं। हमारा कार्य केवल नौकरी संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना है, विशेष रूप से उत्तराखंड की नौकरियों और कभी-कभी अन्य सरकारी रिक्तियों की जानकारी। किसी भी पद के लिए आवेदन करना नौकरी तलाशने वाले को स्वयं करना होगा। हमें खेद है कि हम अभी फोन पर किसी भी रिक्ति से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं करा सकते। भविष्य में यदि हमारी ऐसी कोई योजना होती है तो हम आपको अवश्य सूचित करेंगे। वर्तमान में यह सेवा सभी नौकरी तलाशने वालों और नियोक्ताओं के लिए पूर्णतया निःशुल्क है तथा हम नियोक्ता और नौकरी तलाशने वाले के बीच किसी प्रकार की भूमिका नहीं निभाते। हमारी कोशिश रहती है कि नियोक्ताओं द्वारा प्रदान की गई सभी सूचनाएं बिना किसी परिवर्तन और छुपाए सीधे आप तक पहुंचे। यदि आपको हमारा यह प्रयास समाज सेवा के रूप में पसंद आता है तो कृपया अपने मित्रों और जरूरतमंदों को हमसे जुड़ने के लिए आमंत्रित करें और इस मिशन में योगदान दें ताकि हम जरूरतमंदों को रोजगार और नियोक्ताओं को योग्य व कुशल व्यक्ति उपलब्ध कराने में सहायक बन सकें।